क्या होगा जब एक दुर्घटना के कारण दुनिया की 99.99% आबादी खत्म हो जाएगी। अब शहर के शहर खाली पड़े हैं और बचे हुए चुनिंदा लोगों को ऐसी ही पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में रहना सीखना होगा। मगर ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए जानते हैं आज की पोस्ट एपोलिप्टिक साई-फाई सीरीज द रेन में। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ की सिमोन नाम की लड़की अभी अपनी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसने इस पर बहुत मेहनत जो की थी कि तभी उसका पिता फ्रेडरिक भागते हुए स्कूल में आकर सिमोन को अपने साथ ले जाने लगता है। फ्रेडरिक असल में एक मशहूर वैज्ञानिक है जो कि एपोलोन नाम की एक प्राइवेट लैब के लिए काम किया करता था। मगर आज वो अजीबोगरीब कारणों से बहुत ज्यादा घबराया हुआ कहे जा रहा था कि जल्दी पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। जल्दी एक ऐसी बारिश होगी जिसकी बूंदे जिस किसी पर पड़ेंगी वो तभी मारा जाएगा। अब तक बाहर पूरे शहर पर गहरे बादल छाने लगे थे, जिन्हें की देख फ्रेडरिक सिमोन के अलावा अपनी पत्नी और बेटे को भी अपनी गाड़ी में बैठाकर एक सेफ लोकेशन तक जाने लगता है। हालांकि फ्रेडरिक की फैमिली में किसी को नहीं पता कि वे कहाँ जा रहे हैं और इसी हड़बड़ी के बीच उनके सामने के ट्रक से टक्कर भी हो जाती है। फ्रेडरिक अपनी पत्नी को पैदल ही भागने को कहता है क्योंकि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उनके पीछे से एक और आदमी उन्हें देखकर उनके पीछे भागने लगता है। जल्दी वे चलते हुए एक जंगल के बीचों बीच बने बंकर तक आ गए थे जिसे कि फ्रेडरिक की ही कंपनी एपोलोन ने बनाया था। अब जैसे ही वे सेफ बंकर में घुसे बाहर बारिश होनी शुरू हो जाती है। अंदर फ्रेडरिक की फैमिली तो पूरी तरह से सेफ थी। हालांकि वे ये तो समझ जाते हैं कि इस बंकर को कई सालों तक रहने के लिए बनाया गया है, यानी कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका फ्रेडरिक और उसकी कंपनी को पहले से पता था। फ्रेडरिक अब अपनी फैमिली को ये कहकर कि कुछ भी हो जाए उन्हें बाहर नहीं निकलना है, वो खुद बाहर अपनी लैब में वापस जाएगा जहाँ से उसके अनुसार वो उस त्रासदी को रोकने की कोशिश करेगा। वो सिमोन को ये भी वार्निंग देता है कि उसका छोटा भाई इरिस्मस उनके लिए बहुत जरूरी है, सो सिमोन उसका ध्यान रखे। अब फ्रेडरिक के जाने के बाद सिमोन अपना फोन चेक करती है और देखती है कि बाहर जो भी लोग बारिश की बूंदों के नीचे आ रहे थे वे तभी मर जाते। ऐसा सिर्फ उनके यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा था। हर पल लाखों लोग मरने लगते हैं। अब इस बारे में तो उनकी माँ को भी कुछ नहीं पता था, सो वो उन्हें उनके पिता के लौटने का इंतजार करने को कहती है क्योंकि वही है जो कि उन्हें इस बारिश से जुड़ी सच्चाई बता पाएंगे। कि तभी उन्हें बाहर से दरवाजे पर किसी के हेल्प मांगने की आवाज आती है। बच्चों को उनकी माँ चेतावनी भी देती है कि वे दरवाजा न खोले क्योंकि फ्रेडरिक के पास ऑलरेडी यहाँ का पासवर्ड था और अगर कोई और होगा तो बारिश में भीगने से वो वैसे भी मारा जाएगा। लेकिन दोनों बच्चे ऐसा नहीं सोचते और वे अपनी माँ के मना करने के बावजूद उनसे छिपकर दरवाजा खोल ही देते हैं। बाहर वही आदमी था जो कि ट्रैफिक में उनके पीछे आ गया था और अब वो बारिश में भीगा होने से मर रहा है। वो आदमी गुस्से में छोटे इरिस्मस को भी अपने पास खींचने लगता है जहाँ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उनकी माँ बच्चों को पीछे खींचकर खुद उस आदमी पर अटैक कर देती है। वो इसे खुद भी बारिश में आ गई थी और वो मरते हुए अपने बच्चों से कहती है कि वे दरवाजा बंद कर ले और दोबारा से इसे कभी न खोले। सिमोन और इरिस्मस जानते थे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उनकी वजह से उनकी माँ की जान चली गई। अब उनके माता पिता तो थे नहीं, सो सिमोन ही अपने छोटे भाई का ध्यान रखने लगती है। इसी बीच वे रियलाइज भी करते हैं कि ये सेफ बंकर अकेला नहीं बल्कि आसपास के एरिया में और भी ऐसे ही बंकर्स बनाए गए थे जिनमें इसी एपोलोन कंपनी के और भी लोग छिपे होंगे। अब सिमोन उनसे कांटेक्ट करने लगती है मगर अब वो अनसक्सेसफुल ही रहता है। सिमोन हालांकि हार नहीं मानती और वो एक रेडियो से आने वाले कई दिनों तक आसपास सिग्नल भेजती रहती है ताकि उसे कोई जीवित सर्वाइवर ही मिल जाए। और फॉर्चुनेटली कई दिनों के बाद उसकी बात एक फिलिप नाम के टीनेजर से होती है जो कि किसी तरह से बारिश से बचते हुए अपने बेसमेंट में छिपा हुआ था। वो बताता भी है कि उसकी पूरी फैमिली मारी गई, आसपास के सारे लोग मारे गए, कि अब कुछ देर बाद उसका भी कम्युनिकेशन टूट ही जाता है। सिमोन अपने भाई को यकीन दिलाती है कि जल्दी उनका पिता वापस लौट आएगा और वे फिर से दुनिया को पहले जैसा बना देंगे। दोनों भाई बहन बंकर में ही रहना शुरू करते हैं। उन्हें तो बस अपने पिता के लौटने का इंतजार करना था जब वे आकर उन्हें अच्छी खबर देंगे कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन उनका इंतजार बढ़ता ही गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। अब तक दोनों भाई बहन को इस बंकर में रहते हुए 6 साल बीत चुके थे। उनका पिता फ्रेडरिक कभी वापस नहीं लौटा। वहीं अपनी माँ की मौत के बाद दोनों भाई बहन भी आज तक कभी बंकर से बाहर नहीं निकले। इरिस्मस भी अब बड़ा होकर गुस्से में रहने लगा है क्योंकि सिमोन उसे 6 सालों से कहती आ रही थी कि उनका पिता एक न एक दिन जरूर वापस लौटेगा। दोनों ने पिछले 6 सालों से बाहर की दुनिया तो छोड़ो सूर्य की रोशनी तक नहीं देखी थी। वहीं अब तक उनका खाना भी कम पड़ने लगा था क्योंकि वे बिना प्रॉपर राशन किए खाना खाए जा रहे थे। सो फाइनली सिमोन फैसला कर ही लेती है कि उन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। हालांकि उसे अपने भाई की भी चिंता थी कि कहीं बाहर कोई खतरा ना हो। सो वो अपने भाई को सोते हुए छोड़कर खुद प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बंकर के बाहर निकलती है। उनके बंकर का दरवाजा पूरे 6 साल बाद खुल रहा था जहाँ की सिमोन पहले उसी जगह को निहारती है जहाँ की उसकी माँ मारी गई थी। मगर अब यहाँ तो उनके रिमेन्स तक नहीं बचे। हालांकि यहाँ कुछ जंगली जीव घूम रहे थे, यानी कि बाहर सारी लाइफ फॉर्म खत्म नहीं हुई है। वो धीरे धीरे आगे चलते हुए शहर में जाने लगती है जहाँ की जगह जगह पर लोगों ने मैसेजेस लिखे हुए थे कि बचे हुए लोग एक हॉलवे में छिपे हुए हैं। सिमोन जल्दी से उसी ओर जाती है ताकि देख सके कि कितने लोग बच गए। लेकिन अब यहाँ भी सिर्फ बॉडीज ही पड़ी थी। जो लोग शुरुआती बारिश से बच भी गए वे बाद में भूखे प्यासे मर गए। हर किसी के पास सिमोन की तरह खाने से भरा बंकर जो नहीं था। सिमोन भी समझ चुकी थी कि अब बाहर की दुनिया में बेहद ही कम लोग जिंदा बचे होंगे जो बारिश से बचते हुए खाना पानी ढूंढ पाए।
अब अगली सुबह तक जब इरेस्मस जागा तब तक सिमोन वापस आ चुकी थी और वो उसे अच्छी खबर देती है कि वो अकेली बाहर देखने गई थी लेकिन उसे कोई जीवित सर्वाइवर नहीं मिला और अब चूंकि उनका खाना भी खत्म हो रहा है तो वे बाहर निकल सकते हैं। उन्हें बस ध्यान देना होगा कि वे बारिश की बूंदों से बचकर रहें। दोनों एक दिन बाद बाहर जाने का फैसला करते हैं जब बंकर के बाहर सूर्य की रोशनी खिली हो। लेकिन जब वे दोनों सो ही रहे थे कि बाहर से कोई जानबूझकर उनकी एयर वेंट को सील करने लगता है जिससे जल्द ही बंकर की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई। सो अब उन्हें जान बचाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। यहाँ बाहर कई सारे लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। असल में कल रात जब सिमोन बाहर गई तब कुछ सर्वाइवर्स ने उसे देख लिया था और उसका पीछा करते हुए वे बंकर तक आ गए। वे अब गन पॉइंट पर दोनों भाई बहन को एक रूम में बंद कर देते हैं और जल्दी से बंकर में खाना ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों ने 6 साल में लगभग सारा ही खाना खत्म कर दिया था, इसलिए ही तो वे बाहर निकले थे। सो गुस्से में वे सर्वाइवर्स दोनों भाई बहन को यहीं बंद करके जाने का फैसला करते हैं, यानी कि उनके जाते ही दोनों भाई बहन यहीं मारे जाएंगे। सो सिमोन अब अपनी जान बचाने के लिए उस सर्वाइवर के लीडर मार्टिन को रिवील कर देती है कि उनका ये बंकर अकेला नहीं बल्कि इसी के जैसे और भी बंकर आसपास के एरिया में हैं और सिर्फ उन्हें ही उन बंकर्स का रास्ता पता है। सो क्यों ना वे एक साथ चलकर वहाँ से खाना लें। अब सर्वाइवर ग्रुप का लीडर मार्टिन दोनों भाई बहन को अपने साथ ग्रुप में मिला लेता है और वे एक साथ उस दूसरे बंकर तक जाने लगते हैं। मार्टिन उन्हें पिछले 6 साल की सभी घटनाएं रिवील करना शुरू करता है। कैसे 90% लोग तो तभी मारे गए थे जब वो बारिश हुई और बाकी के 9% भी आने वाले कई सालों में मारे जाने लगे क्योंकि लोग भूखे मरते हुए एक दूसरे को ही मारने लगे थे। इसीलिए मार्टिन का ग्रुप भी एक साथ मिलकर बाकी लोगों से खाना पानी छीनते हैं और खुद की जान बचाते हैं। वहीं ऊपर से बारिश आते ही उन्हें सेफ जगहों पर छिपने जाना पड़ता है। अब दुनिया पहले जैसी नहीं बची। इंसान की दुश्मन सिर्फ वो टॉक्सिक बारिश नहीं बल्कि खुद बचे हुए इंसान भी है। सो उन्हें दूसरे इंसानों का ध्यान रखना होगा। मार्टिन अब उन्हें अपने ग्रुप के बारे में बताता है, कैसे वो खुद बारिश से पहले एक सोल्जर हुआ करता था मगर फिर बारिश से सब मरने लगे और अपनी पूरी टीम में मार्टिन अकेला ही बचा। इसी दौरान उसे छिपते हुए पैट्रिक भी मिला। पैट्रिक को भी गन चलानी आती थी। सो दोनों ने एक साथ मिलकर खाना ढूंढना शुरू किया। समय के साथ उन्हें 3 और मेंबर्स मिले और वे पांचों अब तक एक साथ मिलकर रहते हैं। वहीं ग्रुप की एक लड़की बेट्रिस मार्टिन से रिलेशनशिप में थी। अब प्रेजेंट में दोनों भाई बहन के साथ ये ग्रुप 7 लोगों का हो चुका है और वे दूसरे बंकर तक जा रहे थे। अब इरेस्मस जो कि 6 साल बाद बाहर की दुनिया देख रहा था, वो मार्टिन के ग्रुप से बातें करते हुए बहुत खुश था कि उसे कम से कम बाहर की दुनिया तो दिखी। वो जंगलों को देख ही रहा था कि तभी उन्हें दूर से कुछ गाड़ियां आते हुए नजर आती हैं। सभी जल्दी से छिप जाते हैं और मार्टिन दोनों भाई बहन को सतर्क करता है कि ये हथियारों के साथ वाले लोग एक स्ट्रेंजर ग्रुप के लोग हैं जो कि आम सर्वाइवर्स को किडनैप कर उठा ले जाते हैं। सो उन्हें उनसे बचकर रहना होगा। आज भी वे दोनों एक और लड़की के पीछे पड़े थे। सो हमेशा की तरह मार्टिन तो अपने ग्रुप के साथ दूसरी दिशा में जाने लगता है ताकि वे खुद सेफ रहें। मगर सिमोन कहती है कि उन्हें उस लड़की की जान बचानी चाहिए और वो बिना किसी की सुने उन्हें बचाने भागने लगती है। वहीं वो लड़की तो खुद गलती से पानी में चली गई थी जो कि बारिश से इकट्ठा हुआ था, यानी कि अब तो वो वैसे भी मारी जाएगी। मार्टिन अब सभी के सामने उसे गोली मार देता है ताकि वो तड़पे ना। यहाँ सिमोन और इरेस्मस को भी सबक मिल चुका था कि अब दुनिया वैसी नहीं बची कि वे किसी और की मदद के लिए खुद को खतरे में डालें। ग्रुप आज पूरे ही दिन चलने के बाद रात के लिए एक अबेंडन बिल्डिंग में रुकने का फैसला करता है, जबकि इरेस्मस को एक बॉडी से जूते भी मिल गए जो कि वाटरप्रूफ थे और ये उसके बहुत काम आएंगे। अब रात होने पर जब बाकी सब सो गए तो इरेस्मस अकेला उठकर देखता है कि बियाट्रिस लीडर मार्टिन के साथ इंटीमेट हो रही थी। इरेस्मस इससे बहुत जेलस था क्योंकि उसे खुद बियाट्रिस अच्छी लगने लगी थी। अगले दिन सुबह होने पर वे फिर से दूसरे बंकर की ओर जाना जारी रखते हैं। जिस बीच इरेस्मस का पैर गलती से गड्ढे में चला गया जिसमें कि वहीं बारिश का पानी था। मार्टिन पहले ही गन निकाल लेता है ताकि इरेस्मस के बीमार होते ही उसे गोली मार दे, जबकि सिमोन उसे जल्दी से रोकती है क्योंकि इरेस्मस के जूते 100% वाटरप्रूफ थे और कुछ देर में प्रूफ भी हो गया कि इरेस्मस बिल्कुल सेफ है। वे और आगे बढ़ते हुए फाइनली दूसरे बंकर तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ इरेस्मस और सिमोन को यहाँ का पासवर्ड भी पता था, सो वे जल्दी से अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ तो कभी कोई सर्वाइवर आया ही नहीं, यानी कि सारा खाना पानी अब तक सेफ था। हर कोई बहुत खुश होता है कि अब उन्हें लंबे समय तक कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे यहीं बंकर में सेफ रहकर आराम से जी पाएंगे। मार्टिन के साथ ही तो कई हफ्तों से ढंग से खाना भी नहीं खा पाए थे, सो वे तो सीधा खाने पर टूट पड़ते हैं। लेकिन सिमोन को एक रूम से कुछ और ही मिलता है। उसे असल में अपने पिता फ्रेडरिक का फोन मिला था, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुँचा? वो जल्दी से अपने भाई इरेस्मस को सब बताती है, यानी कि उनका पिता उनके बंकर से निकलने के बाद इस बंकर में आए होंगे। अब उन्हें फोन में फ्रेडरिक के बॉस की वीडियो भी मिलती है जो कि उन्हें जल्दी से कंपनी की मेन लैब में आने को कह रहे थे। वे खुश थे कि उनका प्लान काम कर गया, यानी कि 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ, जितने भी लोग मारे गए, वो सब कुछ फ्रेडरिक की कंपनी ने ही करवाया था और उनके पिता 6 साल पहले यहाँ आने के बाद मेन लैब में चले गए। सिमोन जल्दी से सब कुछ लीडर मार्टिन को दिखाती है और कहती है उन्हें भी अब यहाँ से उसके पिता की कंपनी की मेन लैब में जाना चाहिए। क्या पता उन्होंने अब तक उस बारिश का एंटीडोट ढूंढ लिया हो, लेकिन अब मार्टिन इसके लिए तैयार नहीं होता। उसे तो उनका ठिकाना मिल चुका था, इस बंकर में सिक्योरिटी और खाना सब कुछ था, तो वे भला रिस्क लेकर दोबारा बाहर क्यों ही जाएंगे, बेशक से उस लैब में एंटीडोट मिलने की संभावना हो। सो सिमोन अब अपने भाई इरेस्मस के साथ अकेले ही बंकर से निकलकर जाने लगती है। वहीं पीछे बंकर में जब बाकी टीम को पता चलता है कि मार्टिन ने दोनों भाई बहन को अकेले ही जाने दिया, तो बियाट्रिस भी 2 और लोगों लिया और जीन के साथ उनके पीछे चली जाती है। क्या पता उन्हें उस लैब में कोई एंटीडोट मिल ही जाए,
और फिर उन्हें बारिश से बचने की कोई जरूरत न पड़े। अब बंकर में सिर्फ मार्टिन और पैट्रिक ही बचे थे, जबकि बाहर सिमोन और इरेस्मस बाकी तीनों से मिल ही गए और वे पांचों एक साथ मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। वे लगातार चलते हुए एक साथ मिलकर बर्बाद हो चुके शहरों को पार करते जा रहे थे। पांचों खुश थे कि वे इस एडवेंचरस जर्नी को एक साथ पूरी कर रहे हैं। अब तो उन्हें इस जर्नी में मजा भी आने लगा था, क्योंकि अब उन्हें बचने की उम्मीद मिल चुकी थी। और अब जब वे एक शहर में रुककर खाना खा ही रहे थे तो जीन और लिया कहते हैं कि वे जीन के लिए एक पास के ग्लास स्टोर से दूसरे चश्मे लेने जा रहे हैं, क्योंकि उसके पहले वाले चश्मे भागते हुए टूट चुके थे। लेकिन अब उनके जाते ही बाकी तीनों पर कुछ लुटेरे अटैक कर देते हैं। वे ऐसे सर्वाइवर्स थे जो कि बाकी लोगों का खाना पानी लूट लेते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। अब उनसे भागते हुए सिमोन, इरेस्मस और बेट्रिस से अलग हो जाती है। उसे तो पता भी नहीं था कि वे शहर के किस हिस्से में भागे होंगे। तो वहीं अब तक बारिश का मौसम भी हो चला था, यानी कि उसे जल्दी शेल्टर लेना होगा। सिमोन को तभी एक बच्चा दिखाई देता है और वो उसके साथ उसके घर भाग आती है। अब वो उस बच्चे से बात कर ही रही थी कि तभी उस बच्चे का पिता डरते हुए उनके पास आता है। सिमोन उन्हें यकीन दिलाती है कि वो उनके लिए कोई खतरा नहीं और वो दोनों बाप बेटे को अपने पास से खाना भी दे देती है। लेकिन बारिश के खत्म होते ही जब वे दोनों जा ही रहे थे तो सिमोन के दिए खाने की वजह से वे लुटेरे दोनों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। सिमोन अंदर से रोते हुए कुछ नहीं कर सकती थी। उसके खाने की वजह से वे दोनों भी मारे गए और वो बड़े ही भारी मन से पीछे वाले रास्ते से बचकर बाहर निकल जाती है ताकि वे लुटेरे उस तक न पहुंच जाए। वहीं बेट्रिस इरेस्मस के साथ अपने पुराने घर में जाती है, वो घर जहाँ की बेट्रिस अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी, मगर अब यहाँ तो उनकी बॉडी ही बची थी। बेट्रिस उन्हें देखकर बहुत दुखी होती है और इरेस्मस उसे शांत करता है कि अब वो उसके साथ है। वहीं अब चूंकि बारिश भी रुक चुकी थी तो वे सब उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से वे सब भागकर अलग हुए थे और फाइनली पांचों फिर से मिल ही गए। लेकिन एक लुटेरा सिमोन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया और वो इरेस्मस को चाकू की नोक पर ले लेता है, ये कहकर कि वे लोग अपना सारा खाना पानी उसे सौंप दे। कि तभी पीछे से मार्टिन और पैट्रिक गन के साथ वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाद में एहसास हो ही गया कि उन्हें अपने ग्रुप के साथ होना चाहिए। लेकिन अब गुस्से में वो लुटेरा इरेस्मस को चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है। सिमोन जल्दी से अपने भाई को देखकर रोते हुए कहती है कि अगले ही शहर में एक और बंकर है, तो उन्हें इरेस्मस की जान बचाने के लिए वहीं जाना होगा, क्योंकि बंकर्स में मेडिकल की सुविधाएं भी होती हैं। और वे सभी अब इरेस्मस को उठाकर भागते हुए उसी तीसरे बंकर तक पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ तो सब कुछ बर्बाद पड़ा था। सिमोन अपने भाई का घाव देखकर समझ जाती है कि उन्हें बाहर किसी डॉक्टर को ढूंढना होगा, वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। वहीं बाहर जीन और लिया देखते हैं कि वहाँ से उन स्ट्रेंजर्स की गाड़ियाँ निकल रही थी। सो मार्टिन कहता है कि वे पहले उन गन वाले स्ट्रेंजर से उनकी गाड़ियाँ छीनेंगे और उन्हीं से आगे दूसरे टाउन में चले जाएंगे। अब प्लान के अनुसार सिमोन जानबूझकर शहर में अकेली चलने लगती है और जैसा कि उन्होंने सोचा ही था, एक ड्रोन उसका पीछा कर रहा था, जिससे कि सिमोन भागते हुए एक बिल्डिंग में आ जाती है और उसे वहाँ पर अकेली देख अब वे स्ट्रेंजर्स उसे पकड़ने आ गए। लेकिन यही तो मार्टिन का प्लान ही था। वे पीछे से अटैक कर उन पर काबू कर लेते हैं। उनके वेपन्स लेने के बाद मार्टिन उनसे पूछता भी है कि वे बाकी सर्वाइवर्स को क्यों पकड़ते हैं और कहाँ ले जाते हैं, लेकिन वे स्ट्रेंजर्स उन्हें कुछ भी बताने को तैयार न थे। इसी बीच जिन नोटिस करता है कि एक सोल्जर के हाथ पर स्नेक का टैटू बना हुआ था, जिससे वो बहुत डर गया, क्योंकि ये टैटू उसके पास्ट से जुड़ा था। अब मार्टिन सभी तीनों सोल्जर्स को जान से मारने लगता है, मगर सिमोन मना कर देती है कि उन्हें तो बस उसकी गाड़ी ही चाहिए थी और मार्टिन को उसे जान से नहीं मारना चाहिए। अब मार्टिन बाकी सबको गाड़ी में जाने का कहकर उसका वहीं पर वेट करने को कहता है और फिर उन्हें 3 गन शॉट्स सुनाई देते हैं। सभी को लगा कि मार्टिन ने उन्हें जान से मार दिया होगा और अब वे एक साथ उनकी गाड़ी लेकर इरेस्मस को लेकर अगले टाउन में जाने लगते हैं। इसी बीच जीन अपना पास्ट याद करता है। जब पहली बार वो बारिश हुई थी तब जीन एक फैमिली के साथ छिप कर रहने लगा, लेकिन एक दिन उनके घर पर उन स्ट्रेंजर्स की गाड़ियाँ आ गई। वे उस पूरी फैमिली को अपने साथ ले जाना चाहते थे और जब वहाँ के हेड ने इसके लिए मना कर दिया तो उन्होंने उसे गोली मार दी। जिसने उसे गोली मारी थी उसके हाथ पर वहीं स्नेक वाला टैटू बना हुआ था, इसलिए ही पहले जीन उसे देखकर डर भी गया था। इसके बाद वे लोग उस बच्ची की माँ को लेकर जाने लगे तो वहीं अंदर जीन उस बच्ची के साथ छिपा हुआ था और कहीं उन्हें उनकी आवाज ना जाए, इसलिए जीन उस बच्ची के मुंह पर कुछ ज्यादा ही तेजी से हाथ रख लेता है। और जब उन सोल्जर्स के जाने के बाद उसने हाथ हटाया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने तो गलती से बच्ची की सांसें ही रोक दी। उस घटना के बाद जीन कभी चैन से नहीं सो पाया। अब प्रेजेंट में ग्रुप एक डॉक्टर का एड्रेस ढूंढ निकालते हैं और वे डॉक्टर को समझाकर कि वे तो बस अपने साथी का इलाज करवाना चाहते हैं और इसके बदले में वे उसे बहुत सारा खाना भी दे देंगे। वो डॉक्टर इसके लिए मान ही गई। लेकिन जब वो डॉक्टर इरेस्मस के घावों को स्टिच कर दवा लगा रही थी कि सिमोन उसे गलती से रिवील कर देती है कि वे मशहूर साइंटिस्ट फेडरिक के ही बच्चे हैं, जो कि एपोलोन कंपनी के लिए काम किया करता था। अब ये सुनते ही डॉक्टर उन्हें झूठ बोल देती है कि उन्हें इरेस्मस को उसकी लैब में ले जाकर टेटनस का इंजेक्शन देना होगा और वो सिमोन और इरेस्मस को अपने साथ अकेले चलने को कहती है। यहाँ जाते हुए दोनों भाई बहन को भी शक हो रहा था कि इरेस्मस के घाव तो उन्होंने सील दिए और उन्होंने उस पर दवा भी लगा दी, तो अभी इंजेक्शन क्यों चाहिए। और ये सब डॉक्टर उनके पिता के नाम जानने के बाद कर रही थी। अब डॉक्टर जल्दी से इरेस्मस और साइमन को बांधने के बाद रिवील कर देती है कि असल में उन्हीं के पिता की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हुई, करोड़ों लोग मारे गए और उस वायरस को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का पिता फेडरिक ही था। इसलिए अब वो उनसे बदला लेने के लिए इरेस्मस को जहर का इंजेक्शन दे देगी। दूसरी ओर इन सब से अनजान ग्रुप के बाकी लोग जब डॉक्टर के घर पर इंतजार कर ही रहे थे तो उन्हें बाहर से स्ट्रेंजर्स की कई सारी गाड़ियाँ इसी ओर आते हुए नजर आती है। जीन को वही स्नेक टैटू वाला सोल्जर भी दिखाई देता है जिसने पास्ट में उस बच्ची की फैमिली को मारा था। सो वो इस बार गुस्से में खुद बाहर जाकर उस टैटू वाले सोल्जर को जान से मार देता है। हालांकि फिर बाकी
सोल्जर्स उसे पकड़ ले गए। सो अंदर से मार्टिन अपने बाकी साथियों के साथ पीछे वाले रास्ते से बाहर भागने लगता है। वही लैब में तो वो डॉक्टर इरेस्मस को इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि आखिरी वक्त पर पैट्रिक अंदर जाकर डॉक्टर को ही जान से मारकर उन दोनों को बचा लेता है। अब वे सब वहाँ से तो निकल गए, मगर उन्होंने अपने एक साथी जीन को खो दिया। पैट्रिक गुस्से में मार्टिन से कहता भी है कि अगर उसने साइमन की बात ना मानते हुए उन सभी को मार दिया होता तो आज उनका साथी जीन उनके साथ ही होता। अब आने वाले कई दिनों में ग्रुप लगातार जंगल के रास्ते ही आगे बढ़ना जारी रखता है ताकि वे जल्द से जल्द मेन लैब तक पहुंच सके। वे बीच बीच में रुकने के लिए अबेंडन घरों में रुक जाते। अब ऐसे ही आज सुबह जब मार्टिन कहता है कि उन्हें पास के बंकर से जाकर खाना ले आना चाहिए क्योंकि उनका ज्यादातर खाना तो उस डॉक्टर के पास ही रह गया था, तो आज इरेस्मस कहता है कि वो उनके साथ चल नहीं पाएगा और आज वो यहीं रहकर रेस्ट करेगा। अब बाकी ग्रुप के लोगों के पूछने पर बेट्रिस को उसके पास सेफ्टी के लिए छोड़ दिया जाता है और इसके बाद बाकी सब पास के बंकर के लिए बाहर निकल जाते हैं। इरेस्मस उनके जाने के बाद रिवील भी करता है कि उसे बेट्रिस बहुत पसंद है, इसीलिए ही उसने बाकी सबसे झूठ बोला कि उसे चलने में प्रॉब्लम है। बेट्रिस भी से खुश थी क्योंकि उसे भी इरेस्मस बहुत पसंद है और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वे इस बार अकेले होने से इंटीमेट भी हो गए और इरेस्मस के लिए तो ये पहली बार ही था। वहीं दूसरी ओर बाकी ग्रुप को भी उस बंकर से ढेर सारा खाना मिल गया था, लेकिन यहाँ उन्हें एप्लोन की लैब की कुछ वीडियोस भी मिलती हैं जिनमें सिमोन के पिता फ्रेडरिक लोगों पर उसी वायरस को टेस्ट कर रहे थे, वही वायरस जो कि बाद में पूरी दुनिया में फैला। और यहाँ से सिमोन को पक्का यकीन हो चुका था कि वो डॉक्टर सच बोल रही थी। उस एप्लोन कंपनी के लिए उसी के पिता ने वो वायरस डेवलप किया था। लेकिन अब जब वे निकल ही रहे थे कि सामने से उन्हें इरेस्मस बेट्रिस की बॉडी को लेकर आते हुए नजर आता है। वो रोते हुए रिवील करता है कि बेट्रिस एक ऐसे डॉग के पास चली गई जो कि बारिश के पानी से भीगा हुआ था, इसलिए वो खुद भी इन्फेक्टेड होकर मारी गई। अब सिमोन जल्दी से इरेस्मस को बेट्रिस से दूर रहने को कहती है क्योंकि ऐसे तो वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अब बेट्रिस के मरने के बाद इरेस्मस खुद भी जीना नहीं चाहता। उसे पहली बार लाइफ में कोई अपनी दोस्त मिली थी और अब वो भी मारी गई। अब जब कुछ देर बाद बाकी सभी सोने चले गए तो इरेस्मस खुद ही बाहर निकल जाता है। वहीं बाकी सब कुछ देर बाद नोटिस भी करते हैं कि इरेस्मस अब इस बंकर में कहीं नहीं है, जबकि इरेस्मस अब खुद ही बाहर जाकर उन सोल्जर्स को वॉकी टॉकी पर रिवील कर देता है कि वो कहाँ छुपे हैं। वहीं पीछे बाकी ग्रुप पहले बेट्रिस को दफना रहे थे, उन्होंने अपनी एक और साथी को खो दिया। फिर सिमोन कहती है कि उन्हें इरेस्मस को बचाना होगा जो कि खुद से ही मरने के लिए उन सोल्जर्स के पास चला गया। सो वे उसी ग्रुप के एक और सोल्जर पर अटैक कर उसे किडनैप कर लेते हैं और मार्टिन स्ट्रेंजर के लीडर थॉमस को कहता है कि वो उन्हें उनके साथी इरेस्मस को सौंप दे और वे इसके बदले में उनके सोल्जर को लौटा देंगे। हालांकि इरेस्मस जो कि स्ट्रेंजर्स की कैद में था वो तो अब जीने की उम्मीद खो चुका था। बेट्रिस जिससे उसे प्यार हुआ वो अब इस दुनिया में नहीं है, सो वो भी जीना नहीं चाहता। अब अगले दिन जब वे एक्सचेंज के लिए मिलते हैं तो स्ट्रेंजर्स का लीडर थॉमस रिवील करता है कि क्या वे अभी तक नहीं समझे इरेस्मस असल में उस वायरस से इम्यून है, इसलिए तो बेट्रिस की बॉडी उठाने के बावजूद वो खुद इन्फेक्टेड नहीं हुआ। अब सिमोन भी याद करती है कि पहले भी उसका पैर पानी में चला गया था और वो तब भी बच गया। यानी कि शुरू में जब उसका पिता उसे कह रहा था कि इरेस्मस उनके लिए आगे जाकर बहुत जरूरी होगा, तब उनके कहने का मतलब था कि उन्होंने एक एंटीडोट इरेस्मस में इंजेक्ट कर दिया है। अब प्रेजेंट में थॉमस कहता है कि इरेस्मस इंसानी प्रजाति के लिए बहुत स्पेशल है और उस पर एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट इस बारिश वाले इन्फेक्शन का एंटीडोट बना पाएंगे। अब तक मार्टिन चेंज के लिए उस सोल्जर को भी ला चुका था, तो थॉमस को इरेस्मस को उन्हें सौंपना ही पड़ता है। सिमोन अपने भाई पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो अपनी जान देने के लिए भाग आया। हालांकि वो अभी जीना नहीं चाहता और अब वो एक सोल्जर से वायरस का इंजेक्शन लेकर खुद में इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर थॉमस का मानना बिल्कुल सही था, इरेस्मस को उस वायरस से कुछ नहीं होता। अब ग्रुप स्ट्रेंजर्स का साथ देने को तैयार थे कि वे एक साथ मिलकर इरेस्मस को मेन लैब में ले जाएंगे ताकि वहाँ से वैज्ञानिक इरेस्मस के डीएनए का सैंपल लेकर एंटीडोट बना सके। और वे काफी लंबी दूरी तय करने के बाद फाइनली सब मेन लैब तक पहुँच ही जाते हैं, जिस सफर पर वे कई हफ्ते पहले निकले थे। और अपने कई साथियों को खोने के बाद वे यहाँ पहुँच ही गए। अब बाकी ग्रुप को बाहर रुकने का कहकर अंदर सिर्फ सिमोन और इरेस्मस को जाने दिया जाता है, जिनका के अंदर कोई और नहीं बल्कि खुद फ्रेडरिक ही इंतजार कर रहा था। दोनों का वही पिता जो कि उन्हें 6 साल पहले छोड़कर चला गया था और फिर कभी उनके पास वापस नहीं लौटा। अब सिमोन गुस्से में अपने पिता से पूछती भी है कि उन्होंने उन्हें वहाँ अकेला क्यों छोड़ा, वे उसके बाद वापस क्यों नहीं आए। अब फ्रेडरिक उसे कुछ भी बता पाता उसके पहले ही इरेस्मस को बेहोशी होने लगती है और उसे जल्दी से चेकअप के लिए ले जाया जाता है। फ्रेडरिक सिमोन से कहता भी है कि वो उसे सब कुछ समझा देगा, मगर अभी उन पर कैमरा से नजर रखी जा रही है तो वो अभी कुछ ना बोले। दूसरी ओर बाकी ग्रुप को दूसरी बिल्डिंग में रखा गया था और लिया यहाँ ये देखकर हैरान रह जाती है कि उनका पहले वाला मेंबर जीन, जिसे कि पहले सोल्जर्स ने पकड़ लिया था, वो भी यहाँ पर बिल्कुल सेफली मौजूद है। जीन बाकी सबसे मिलकर बहुत खुश था और अब कुछ देर बाद सभी को एक खास तरह की टेबलेट लेने को कहा जाता है। शुरू में मार्टिन इसके लिए मना भी करता है कि क्या पता इसमें क्या हो, मगर जब नर्स खुद एक टेबलेट लेकर उन्हें दिखा देती है तो बाकी सब भी उसे खा ही लेते हैं। वहीं फ्रेडरिक अब अकेले में अपनी बेटी साइमन को सब कुछ रिवील करना शुरू करता है क्यों वो कभी उनके पास वापस नहीं आ पाया। वो रिवील करता है
जब उनकी कंपनी ने वो वायरस बनवाया था तो फ्रेडरिक ने उसका एंटीडोट अपने बेटे की बॉडी में छिपा दिया और अब उस एंटीडोट को बिना इरेस्मस को जान से मारे उसकी बॉडी से नहीं निकाला जा सकता। इसलिए उसने कंपनी को झूठ बोल दिया कि उसकी तो पूरी फैमिली मारी गई ताकि वे उसके बेटे तक न पहुंच सके। वो एक रात फिर से उनके बंकर में उन्हें देखने भी आया था जब वे दोनों सो रहे थे, मगर उसने उनसे कोई बात नहीं की क्योंकि तब वे कुछ नहीं समझ पाते। इसके अलावा उसने अपने साथी को झूठ भी बोला कि अंदर कोई जिंदा नहीं है, हालांकि उसके साथी को शक हो गया था, जिसके बाद फ्रेडरिक को अपने ही साथी को जान से मारना पड़ा। अब फ्रेडरिक इरेस्मस को देखने उसके रूम में जाता है, लेकिन यहाँ तो सरप्राइजिंगली सारे ही डॉक्टर्स इन्फेक्टेड होकर मर रहे थे। फ्रेडरिक जल्दी से इरेस्मस का डीएनए चेक करने लगता है और जो उसे पता चलता है वो तो बहुत ही खतरनाक था। वो जल्दी से पूरी बिल्डिंग को लॉक करवा देता है ताकि कोई बाहर ना निकल सके। दरअसल इरेस्मस की बॉडी में जो वायरस गया था वो समय के साथ इवॉल्व हो गया और अब वो पहले से भी और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब इरेस्मस खुद ही उस वायरस का सबसे बड़ा कैरियर बन गया। इसी कारण जो डॉक्टर्स इरेस्मस को ट्रीट कर रहे थे वे सभी मारे गए। फ्रेडरिक अपनी बेटी से भी कहता है कि वो अकेले ही अपने साथियों के साथ यहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन वो इरेस्मस को बाहर नहीं जाने दे सकता। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सिमोन ऐसा नहीं करती। वो उल्टा अपने दोस्तों को वीडियो कॉल पर कह देती है कि वे कैसे भी करके उनकी मदद करे और उन्हें अभी इरेस्मस को बाहर निकलवाना होगा, वरना उसका पिता इरेस्मस को जान से मार देगा। सिमोन अपने पिता के मना करने के बावजूद इरेस्मस को लेकर बाहर भागने लगती है, लेकिन आखिरी गेट पर फ्रेडरिक खुद गन लेकर आता है कि वे इरेस्मस को यहीं छोड़ दे। वहीं इसी बीच जब मार्टी ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की तो फ्रेडरिक उसे भी कंधे में गोली मार देता है। इसी बीच सिमोन गुस्से में अपने ही पिता पर टूट पड़ी और उसने उनकी गन भी छीन ली। तो वहीं अब तक पैट्रिक भी गाड़ी लेकर आ चुका था और वे सब उस गाड़ी में बैठकर बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन अब बाहर एंट्रेंस पर आकर थॉमस उन्हें रिवील करता है कि वे सब इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते और वो उन्हें इसकी वजह भी बताता है कि जो उनके बाकी ग्रुप के मेंबर्स को टैबलेट खिलाई गई थी उसकी वजह से वे फैसिलिटी की तय लिमिट से आगे नहीं जा सकते, वरना वे सब मारे जाएंगे। उस टैबलेट से बहुत से नैनो सेल्स उनके ब्रेन में चले गए हैं और अगर उन्होंने इस बाउंड्री से बाहर भी कदम रखा तो उनकी बॉडी में वायरस रिलीज हो जाएगा। अब सिर्फ सिमोन और इरेस्मस ही ऐसे लोग थे जिन्होंने वो टैबलेट नहीं ली, सो बाकी ग्रुप उन दोनों को अकेले भागने को कहते हैं। लेकिन सिमोन के अनुसार वो उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकती और वो उन्हीं के साथ इसी एरिया में कहीं और छिप जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एप्लोन कंपनी की बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी जिसमें कंपनी का हेड रिवील करता है कि अब तक उनका प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा है और वे उस वायरस को अपने फायदे के लिए वेपनाइज कर सकते हैं। इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ द रेन सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब उस वायरस का असली राज क्या था, कंपनी उसे क्या करना चाहती है, जबकि अब इरेस्मस का क्या होगा, सब कुछ रिवील होगा इस सीरीज के दूसरे सीजन में, जो कि जल्दी चैनल पर आने